जब भी कभी एक कंट्री की दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो ऐसी कंट्री की एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी होती है कि वो ऐसे इशू को डील करे। बट व्हाट इफ अ डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन टू कंट्रीज, ऐसी दो कंट्रीज जहां पे कोई भी कॉमन ज्यूरिसडिक्शन वाला कोर्ट नहीं होता, तो ऐसे केस के अंदर ऐसे डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करेगा? ऐसे केसेस के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऐसे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है। Hello everyone, welcome back to Juris Legal Chambers. I am Vansh Nagpal and in today's session we will discuss International Court of Justice in detail. ICJ exactly होता क्या है, इसे किस तरीके से ओरिजिनेट किया गया था, किस मैनर में ऑपरेट करता है, इन सभी क्वेश्चंस को आज के इस सेशन में हम डिटेल में समझने वाले हैं। So let's begin the session without wasting any time. Session. जब भी कभी हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो हम कंट्रीज को कंट्रीज की जगह स्टेट्स रेफर करते हैं। अब जब भी कभी दो स्टेट्स के बीच में बॉर्डर को लेके कोई डिस्प्यूट होता है या फिर ये दो स्टेट्स किसी पर्टिकुलर आइलैंड को कंटेस्ट करने की बात करती है, कोई भी एक स्टेट कभी किसी ट्रीटी को वायलेट करती है या इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रही होती है, या फिर कभी यूएन की किसी एजेंसी को किसी लीगल ओपिनियन के ऊपर एडवाइस चाहिए होती है, तो ऐसे सभी केसेस के अंदर ये स्टेट्स या फिर ये एजेंसीज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे रिलाई करती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसे हम पॉपुलरली वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ये यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है एंड दिस इज द ओनली प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस व्हिच इज सिचुएटेड आउटसाइड न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशंस का जुडिशियल ऑर्गन इकलौता इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ही है एंड दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज द हाईएस्ट अथॉरिटी कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 चली थी। 1918 में इतनी सारी डिस्ट्रक्शन को देख के, इतने सारे मैसेकर को देख के, जेनोसाइड को देखकर कुछ कंट्रीज ने, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ने ये डिसाइड करा कि हम लोग एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसका मोटिव ये था कि फ्यूचर में कभी भी ऐसी कोई वर्ल्ड वॉर रिपीट ना हो। 1918 के अंदर 32 वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने मिलके यहाँ पे लीग ऑफ नेशंस को बनाया। लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वाइड इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका बेसिकली मोटिव ये था किसी भी तरीके की आगे वॉर की सिचुएशन को अवॉइड करना। अब इसी के चलते 1919 के अंदर हेग में एक पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस पीस कॉन्फ्रेंस के थ्रू परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस को बनाया गया था। परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस लीग ऑफ नेशंस की जुडिशियल बॉडी थी एंड इसका मेन पर्पज ये था किसी भी लीगल इशू में जहां पे दो स्टेट्स आपस में इन्वॉल्व हो रही है तो यहां पे ऐसे केस के अंदर लीगल एडवाइजेस देना और ऐसे केसेस को सॉल्व करना। बट अनफॉर्चुनेटली 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 भी शुरू हो गई थी। 1939 से लेकर 1945 तक 6 साल जब तक वर्ल्ड वॉर 2 चली तब तक लीग ऑफ नेशंस और परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस दो बॉडीज तो थी बट एक्चुअली इनके सारे ऑपरेशन सीज हो चुके थे। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई उसके साथ साथ लीग ऑफ नेशंस को भी डिसॉल्व कर दिया गया एंड विच वॉज लेटर सक्सीडेड बाय यूनाइटेड नेशंस। लीग ऑफ नेशंस जैसे जैसे खत्म हुई साथ साथ ही परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के ऑपरेशंस को भी पूरी तरीके से सीज कर दिया गया था और परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस को भी ऑफिशियली डिसॉल्व कर दिया गया था। अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस को एक लीगल बॉडी चाहिए थी जो उनके सारे कामों को देखे, उनके सारे लीगल इश्यूज को हैंडल करे। यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस स्टैट्यूट में आईसीजे चार्टर के अंडर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को एज दैट लीगल बॉडी इस्टेब्लिश करा गया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज है। यहाँ पे आईसीजे के अंदर टोटल 15 जजेस होते हैं एंड ये 15 जजेस को कभी भी कोई एडवाइस देनी होती है, किसी लीगल इशू को सॉल्व करना होता है तो ये 15 जजेस मिलके ऐसे लीगल इशू को सॉल्व करते हैं। इन 15 जजेस में से कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक नेशन से एक से ज्यादा जज बेंच के अंदर हो। एक नेशन से मैक्सिमम एक ही जज हो सकता है बेंच में। हाउएवर वो जज अपनी नेशनैलिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता। यहाँ पे कुछ कॉन्टिनेंट्स के फिक्स होते हैं कि इस कॉन्टिनेंट से इतने जजेस ही टोटल जाएंगे बेंच के अंदर इलेक्ट हो सकते हैं। करंटली जस्टिस दलवीर भंडारी is the judge of Indian origin who is being elected as the member of ICJ International Court of Justice। अब इन जजेस को किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है, कितने टर्म तक ये रहते हैं, इन्हें किस तरीके से रिमूव करा जा सकता है, इनके पास क्या क्या फैसिलिटीज होती है, इन सारी ही चीज़ों को हम जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एक वीडियो होगी जिसमें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं।
तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि बहुत जल्द उस वीडियो का और ऐसी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस के आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहेगी। सिंस द इंसेप्शन ऑफ आईसीजे, दैट इज फ्रॉम 22 May 1947 to March 2021, the court has dealt with total number of 179 cases. Here it is mentioned under Article 93 of United Nations Charter कि कभी भी कोई स्टेट अगर यूएन का पार्ट होती है, जैसे करंटली 193 स्टेट्स यूएन की मेंबर्स हैं, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोर्ट का पार्ट बन जाती है, कोर्ट के स्टैट्यूट का पार्ट बन जाती है, यहाँ पे पार्टी बन जाती है। बट जस्ट बिकॉज कि वो यहाँ पे कोर्ट के स्टैट्यूट में पार्टी बन चुकी है, इसका ये मतलब नहीं है कि आईसीजे के पास डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए ज्यूरिसडिक्शन आ जाती है। उसके लिए स्टेट का एक्सप्रेस कंसेंट यहाँ पे लेना जरूरी होता है। सो करंटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर टोटल 3 टाइप्स की ज्यूरिसडिक्शन होती है। फर्स्ट इज द कंटेंशियस केसेस, सेकंड इज द इंसिडेंटल ज्यूरिसडिक्शन एंड लास्टली थर्ड इज द एडवाइजरी ओपिनियंस। कंटेंशियस केसेस, जब भी कभी कोई दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है विच इज रिलेटिंग टू द एक्विजिशन ऑफ लैंड, बॉर्डर, टेरिटरी या फिर किसी आइलैंड से रिलेटेड और द इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटी और एनी अदर डिस्प्यूट, तो ऐसे केसेस के अंदर ये स्टेट्स आईसीजे को अप्रोच करती है कि वो ऐसे मैटर को सॉल्व करे। अंडर आर्टिकल 36 ऑफ आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यहाँ पे ये मैंडेटरी होता है कि ये दोनों ही स्टेट्स एक डिक्लेरेशन साइन करें जिसमें ये एक्सप्रेसली इस बात को बोल रहे दोनों स्टेट्स कि आईसीजे की ज्यूरिसडिक्शन होगी ऐसे केस को ट्राई करने के लिए। आईसीजे की जो भी जजमेंट आएगी वो फाइनल होगी और बाइंडिंग होगी एंड इट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी अपील। हाउएवर अपॉन द न्यू डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स या फिर कभी भी जब बेंच को सही लगे कि कोई रीजन, अप्रोप्रिएट रीजन होना चाहिए, तो ऐसे केस के अंदर जजेस अपने डिसीजन को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं एंड द डिसीजन इज सब्जेक्ट टू रिविजन। सेकेंड इज द इंसिडेंटल ज्यूरिसडिक्शन। व्हाइल ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ सूट बिफोर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अगर किसी एक पार्टी को या दोनों पार्टीज को ये लग रहा हो कि कोई इंटरिम मेजर्स पास करने, तो ऐसे केस के अंदर वो आईसीजे को अप्रोच कर सकते हैं एंड बेंच के पास ये पावर होती है अंडर आर्टिकल 41 ऑफ आईसीजे स्टैट्यूट कि वो इंटरिम मेजर्स पास करे टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सच पार्टीज। सो जस्ट लाइक फाइनल जजमेंट, इंटरिम मेजर्स भी यहाँ पे दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। इंटरिम मेजर्स आर मोर लाइक टेम्पररी इंजंक्शन इन द इंडियन केसेस, जहाँ पे पार्टीज के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्डर पास किया जाता है while during the pendency of a suit. One thing to note down here is कि कभी भी contentious cases के अंदर या incidental jurisdiction के cases के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो स्टेट यूएन का पार्ट है तभी आईसीजे को अप्रोच कर सकती है। अ स्टेट मे अप्रोच द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इवन दो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। पर यहाँ पे आईसीजे कभी भी किसी इंडिविजुअल को, ऑर्गेनाइजेशन को, कंपोनेंट ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर को, एनजीओ को या यूएन ऑर्गन को यहाँ पे ट्राई नहीं करेगा। कंटेंशियस केसेस या इंसिडेंटल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ये पावर आईसीजे के पास नहीं होती। हाउएवर व्हेन इट कम्स टू क्रिमिनल केसेस, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी के पास जरूर ये पावर्स होती है कि वो वॉर क्राइम के लिए इंडिविजुअल्स को या ऑर्गेनाइजेशंस को लायबल हेल्ड करे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को हम बहुत डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्टली द एडवाइजरी ओपिनियंस। एडवाइजरी ओपिनियंस वो मीन्स होते हैं जिनके थ्रू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या फिर यूनाइटेड नेशन के बाकी ऑर्गन्स लीगल कॉम्प्लेक्स इश्यूज को डिसाइड करने में जो उनके आगे रिस्पेक्टिव मैंडेट्स में आ सकते हैं, यहाँ पे आईसीजे की हेल्प लेते हैं। सो यूएन चार्टर यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एम्पावर करता है कि वो कभी भी ऐसी कोई रिक्वेस्ट आईसीजे को भेज सकते हैं। ये पावर बाकी ऑर्गन्स के पास भी होती है, वो भी चाहे तो ऐसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं आईसीजे को। हाउएवर उन्हें पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अप्रूवल उसमें लेना जरूरी होता है। अब यहाँ पे जब भी कभी ऐसी कोई रिक्वेस्ट आईसीजे के पास जाती है तो वहां पे वो उस मैटर को स्टडी करते हैं और उसके ऊपर अपने सजेशंस को भेजते हैं। दो यहाँ पे ये एडवाइजरी ओपिनियंस कंसल्टेटिव होते हैं नेचर के अंदर, इन्हें मानना जरूरी नहीं होता असेंबली के लिए, बट दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड दे आर वाइडली रिस्पेक्टेड। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज आईसीजे के बारे में कुछ नई चीजें सीखने को जरूर मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो कमेंट करके नीचे जरूर बताएं एंड अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं करा, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।